क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर से कुछ तकनीकी खराबी के कारण ये लाइव में काफी देर हुआ है। ओके, क्षमा प्रार्थी हूँ। काफी तकनीकी परेशानियों के चलते देर हो गई है। खैर, जन सुलभ पुस्तकालय और अर्पण कुमार जी का सबसे पहले मैं आभार प्रकट करती हूँ कि यहाँ पर उन्होंने मुझे लाइव के लिए बुलाया, बात करने के लिए बुलाया, अपने नए उपन्यास स्वर्ग का अंतिम उतार पर। स्वर्ग का अंतिम उतार मेरा दूसरा उपन्यास है। इसके पहले मेरा उपन्यास, एक ही उपन्यास मैंने लिखा है, सिद्धपुर की भक्तन है। वो करीब 3 साल पहले प्रकाशित हुआ और चर्चित भी हुआ। अ, सिद्धपुर का सिद्धपुर की भक्तन और स्वर्ग का अंतिम उतार, ये दोनों पूरी तरह से दो अलग तरह के उपन्यास हैं। इनमें अगर मैं बात करूं तो केवल एक ही चीज साझा है और वो है पात्रों का अपनी यथास्थिति से संघर्ष। सिद्धपुर की भक्तणी में जहाँ स्त्री पात्र को लेकर मैंने 4 स्त्री पात्रों को लेकर मैंने उपन्यास बुना है। स्वर्ग का अंतिम उतार में मैंने मुख्य रूप से एक ही पात्र को केंद्र में रखा है और उसके अलावा अगर कोई केंद्र में है तो वो है हमारी प्रकृति। इसके अगर रचना प्रक्रिया पर बात करूं मैं, तो कोई भी रचना होती है, उसकी रचना प्रक्रिया पूरी तरह से विधिवत नहीं हो सकती है। कोई भी लेखक किसी भी विषय पर सृजनात्मक रचना करता है, चाहे वो नाटक हो, उपन्यास हो, कहानी हो या एकांकी हो या कविता हो, तो उसकी रचना प्रक्रिया कोई 2n2 के फार्मूला पर नहीं होती है, क्योंकि साहित्यिक रचनाएं केवल व्यक्ति की निजी अनुभूतियों से उसकी सीमाओं में आबद्ध हो ही नहीं सकती। ये एक पूरी की पूरी सामाजिक चेतना का अनुकरण होती है। उस सामाजिक चेतना में बहुत 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 सारी चीजें आती है। मेरे इस उपन्यास में भी आई है, सिद्धपुर की भक्तनी में भी आई है, इस उपन्यास में भी आई है, क्योंकि जब लेखक कोई रचना निर्माण करता है तो वो अपने अर्जित संस्कारों को साथ लेकर चलता है। वो अनिवार्य रूप से उसकी रचना में काम करते हैं। फिर उसके साथ युगीन मूल्यों को, जो कि उसके पठन में आते हैं, अध्ययन में आते हैं, उसके अनुभवों में आते हैं, उसके परिवेश में आते हैं, उसकी पारिवारिकता में आते हैं, वो युगीन मूल्य भी अनिवार्य रूप से, और उसके साथ उसके यथास्थिति के निजी जीवन के परिवेश के सांस्कृतिक अनुबंधों को भी और उसके संघर्षों को भी लेखक को झेलना ही पड़ता है। और इसके साथ ही जीवन में स्थायी रूप से जो प्रभाव छोड़ जाने वाले व्यक्ति और घटनाएं हैं, वो बेटा थैंक यू जोजवीत। क्योंकि मुझे यहाँ किसी का कमेंट भी नहीं दिख रहा है इस समय, तो मुझे मालूम भी नहीं पड़ रहा था कि आवाज़ कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है। एनीवे, तो उसके साथ ही जो लेखक के जीवन में स्थायी रूप से प्रभाव छोड़ जाने वाले व्यक्ति और घटनाएं होती हैं, वो भी उसकी प्रक्रिया को, उसकी रचना प्रक्रिया को प्रेरणा देती है, गति देती है, चाहे वो प्रत्यक्ष में हो या परोक्ष में। और इस दृष्टि से अगर हम देखें तो किसी भी रचना की रचना प्रक्रिया में, किसी भी कृति की रचना प्रक्रिया में लेखक को दृष्टा भी होना पड़ता है और सृष्टा भी होना पड़ता है। उसे अपनी कृति में दोनों रूपों में विशिष्ट भी होना पड़ता है और सामान्यीकृत भी होना पड़ता है।
एक लेखक के रूप में जब वह अपने मानसिक भीतरी ड्राफ्ट में लगा होता है तब वह विशिष्ट होता है। लेकिन जब वह, अब ठीक से आवाज आ रही, जब वो रचना करता है, लेखनी में उतारता है, पाठकों से रूबरू होता है, तो उसे सामान्यीकृत होना ही पड़ता है। और मैंने भी अपने उपन्यास में लिखा है कि ये कृति ने मुझे लिखवा लिया, वो सच भी है, लिखवाया है। लेकिन फिर भी मैं ये भी स्वीकार करती हूँ कि रचना प्रक्रिया की हम बात करते हैं। ओके, थैंक यू। तो कृति के निर्माण के समय लेखक अपने अवचेतन में बहुत सुव्यवस्थित होता है, चाहे वो परोक्ष रूप से स्वयं जान पाए या ना जान पाए। लेकिन वो ऊपर से स्वयं को भी मैं बेतरतीबी लग रही थी उस समय, लेकिन वो उस बेतरतीबी से के साथ भी एक बहुत सुव्यवस्थित रूप से कथ्य का, विचारों का, चरित्र का, घटनाक्रम का खाका अपने मस्तिष्क में बनाता रहता है। और बहुत भीतरी तैयारी से भी मुझे उसे गुजरना पड़ता है, चाहे वो कागज़ पर देर से उतरे, कई बार हो सकता है 6 महीने बाद उतरता है, कई बार साल भर बाद उतरता है, कई बार वो 1 साल बाद भी उतरता है, लेकिन तब तक उसकी भीतरी तैयारी चलती रहती है। और मैंने भी जब इस उपन्यास को लिखना शुरू किया, तो मैं बताऊं कि मैंने एक दूसरा उपन्यास जो कि इससे पूरी तरह से अलग, मुस्लिम परिवेश के प्रेम उपन्यास में लगी हुई थी, उसे मैंने काफ़ी लिख भी लिया था। लेकिन इसी दौरान इस उपन्यास, ये जो इसका कथ्य है, इस उपन्यास का कथ्य, पहले मैं इसका कथ्य बताती हूँ आप लोगों को। इसमें एक पात्र है जो बेहद सामान्य पात्र है, बहुत ही कम शिक्षित, साक्षर भर है या 8-10 क्लास पढ़ा हुआ है, ग्रामीण है, सामान्य व्यक्ति है। और उसके जीवन में कोई बड़ी बड़ी बातें या बहुत बड़े आदर्श या इस तरह का कुछ भी नहीं है। उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य और परम सुख एक ही है कि वो, जो कि लगभग बहुत सारे, प्रत्येक हिंदू की मन में होती है, कि वो बद्रीनाथ जाना चाहता है। और ये पात्र की भी वही ऐशना है, वही उसकी परम उपलब्धि है। और संयोग ऐसा हुआ कि जब ये दिमाग में मेरे चल रहा था, उसी समय मेरी स्वयं की भी बद्रीनाथ यात्रा का प्रोग्राम बन गया। और इस उसके साथ साथ जो बातें होती रहती थी या जो कुछ और घटनाएं घटती रहती थी, हम व्यक्तिशः जो दूसरी तैयारी कर रहे थे, उसी बीच में एक छोटा सा विचार मेरे मस्तिष्क में उभरा। और मुझे लगा कि मुझे इस विषय पर लिखना चाहिए। लेकिन मेरे लगने से कुछ नहीं होता है। उस बिंदु ने कहा कि नहीं, तुम्हें मुझे इस विषय पर लिखना ही होगा। और मैंने सोचा चलो हम, ठीक है, एक छोटी सी कहानी लिख देते हैं। और अद्वैत, शिवांग, इसको यहाँ रख दो ना, आप लिख रहे थे। हाँ, कमेंट्स नहीं आ रहे। अच्छा, ये सेम चीज उधर ही आपका। उसके बाद में इतना उसने मेरे मस्तिष्क को आच्छादित कर लिया कि मेरे विचार में, मेरे अवचेतन में, मेरे सामान्य दैनिक जीवन में भी, चाहे मैं दूसरी काम कर रही हूँ, दूसरा कुछ लिख रही हूँ, लेकिन वो पात्र चलता रहा। और उसके बाद में मैंने सोचा कि ठीक है, हम एक लंबी सी कहानी, क्या करो, आप बोलो, चार्जिंग पे लगा लिख दे। ये क्या किया, चार्ज पे लगा दिया ताकि इसकी बैटरी डाउन नहीं हो। कमेंट्स कुछ आए तो आप इधर पढ़ लेना। अच्छा अच्छा। तो धीरे धीरे, लेकिन वो पात्र, क्योंकि इसमें पात्र ही प्रमुख है, इतना प्रबल होता गया, वो विचार इतना प्रबल होता गया कि मुझे उसे बड़ी कहानी और फिर उपन्यास के रूप में लिखना पड़ा। और इसी दौरान मैं यात्रा भी करके आई, उससे मुझे काफ़ी सहायता मिली। और जो कहानी के रूप में मैंने लिख के गई थी, उससे मैंने उपन्यास के रूप में लिखा। तो
सिर्फ ये कह देने भर से अगर मैं कह दूं कि मैंने उपन्यास लिख लिया तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि चाहे वो कागज पर देर से उतरे कथ्य, लेकिन पात्र भी लेखक के प्रतिभा के मुखापेक्षी होते हैं और अपने विकास के चरम बिंदु छूने के लिए लेखक की अवधारणा क्षमता की पात्र प्रतीक्षा करते हैं। पात्र मनमानी भी करते हैं, ये मैं मानती हूँ, इस विषय पर मैं आगे बात करूँगी, लेकिन लेखक की अवधारणा क्षमता की भी प्रतीक्षा करते हैं, करनी पड़ती है। और इसका अपनी रचना प्रक्रिया से मैं निजी रूप से बात करूँ तो मैं देखती हूँ कि जब तक मैं इन चीज़ों के बारे में स्पष्ट नहीं थी या मैंने यात्रा नहीं की थी, तब तक मेरे मस्तिष्क में एक कहानी थी, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं थी उससे। मेरी रातों की नींद पहले उस कहानी को लिखने के लिए उड़ी हुई थी, फिर बाद में इसलिए कि वो पात्र संतुष्ट नहीं हो रहा था, कहीं ना कहीं वो इंतज़ार कर रहा था। लेकिन जब मैं अपनी यात्रा पूरी करके आई और मेरे मस्तिष्क में बहुत सारी चीज़ें और स्पष्ट हुई, उस जगह से, वहाँ की प्रकृति से, वहाँ के अंचल से, हर किसी चीज़ से, तो फिर मैंने दोबारा अपने मस्तिष्क में खांचा तैयार किया और वो पात्र फिर भी काफ़ी असंतुष्ट रहा, लेकिन अंत में मैं पूरी तरह से तो नहीं कह सकती हूँ कि मेरी अवधारणा क्षमता से शायद वो संतुष्ट हो गया और जिस रूप में वो उतरना चाहता था मैंने उसे उतारा और वो मान भी गया। तो रचना प्रक्रिया में बहुत सारे स्तर होते हैं। ये क्योंकि हम देखें कि जिस तरह से मानव चरित्र की दिशा और गति कभी भी पूरी तरह से निर्धारित नहीं होती, उसी तरह से एक पात्र या चरित्र के व्यापारों की भी प्रायः प्रत्येक स्तर पर अनेक संभावना रहती है। मैं इस उपन्यास के पात्र के संदर्भ में बात करूं तो ये उपन्यास का पात्र पहले बद्री विशाल की यात्रा करके प्रसन्न हो जाना चाहता था, बाद में अपनी स्थितियों से विचलित होकर उसे लगा कि मैं बिना दर्शन किए पलायन कर जाता हूँ। उसके पश्चात उसे लगा कि नहीं, स्थितियाँ बहुत खराब हो रही है, इससे तो बेहतर है कि मेरे लेखक मन को भी लगा, पात्र को भी लगा कि ठीक है, इतनी बुरी स्थितियों में इसकी मृत्यु ही शायद उपन्यास को सुखद अंत दे दे। कई बार मृत्यु भी बहुत सारे द्वंद्वों से निकाल देती है। लेकिन फिर उसके बाद में घटनाएं और उसके परिणाम इस तरह होते गए कि वो सब कुछ विरोध के रूप में, विद्रोह के रूप में सामने आता गया। छिगन जैसा व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति है, वो विद्रोही बन गया। तो जिस प्रकार से मैं पहले भी यही कह रही थी कि साहित्य में घटना और उसके परिणाम की एक रूपता, उसकी कल्पना पूरी तरह से असंभव है, उसी तरह से लेखक के द्वारा जन्मने के बाद भी ये पात्र स्वयं के संवेग में चरित्र बनकर उभरते आते हैं। और पात्रों और चरित्र में अंतर होता है। पात्र बड़े योजनाबद्ध खांचे में 2 और 2 4 की तरह होते हैं। पुराने साहित्य में पात्र ही होते थे जो कुलीन, धीरोदात्त, शालीन और आदर्श से जीने वाले होते थे। वर्तमान बदलते हुए समय के साथ में पात्र बड़ा विचलित हो गया, दीनहीन हो गया, रोने लगा, सत्ताच्युत हो गया, हर चीज़ से वो च्युति होता चला गया। तो ये सब चीज़ें ही पात्र को पात्र बनाती है। और इसमें भी हम देखते हैं कि छिगन आरंभ में ऐसा लगता है बहुत ही सामान्य सा केवल पात्र है, जो कि जिसमें चरित्र बनने की संभावनाएं ना के बराबर है। अंत तक वो जगह जगह प्रत्येक नदी के प्रत्येक मंदिर के दर्शन के हाथ जोड़ता है, भावुकता से आंसू गिराता है। तो ऐसा लगता है कि शायद पात्र रहते हुए ही ये अपनी यात्रा पूरी कर लेगा, इसमें चरित्र बनने की संभावना नहीं है। लेकिन अचानक से एक घटना होती है और छिगन पात्र से बड़े ही मुखर चरित्र में बदल जाता है। हालांकि ये जो पात्र स्वयं के संवेग में चरित्र बनकर स्वरूप लेते हैं, इसमें भी लेखक की स्मृतियों, चेतना, संवेग, अनुभव और बिंब अनिवार्य रूप से काम करेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मैं मंगल ग्रह पर नहीं गई हूँ और वहाँ की किसी चीज़ को लिख दूँ।
किसी भी लेखक के अवचेतन में, उसके रूढ़ मस्तिष्क में, उसके संस्कारों में, उसके शिक्षा के संस्कार में जो होता है वो आता है। फिर भी पात्र मनमर्जी करते हैं, और इस उपन्यास में मैं कह सकती हूँ कि मेरे पात्र ने मनमर्जी की है। सिद्धपुर की भक्तनी में जो 4 पद चरित्र थे, चारों चरित्र अंत तक मेरे कहे में रहे। वो मुखर हैं, वो दबंग है, वो विद्रोही भी हैं। उन्होंने कई कई तरह के स्वांग रचे हैं, कई कई तरह के भेद रचे हैं, लेकिन वो किसी भी तरह से मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि एक क्षण के लिए भी कोई भी पात्र लेखक के रूप में लक्ष्मी शर्मा के हाथ से बाहर हुआ हो, या लक्ष्मी शर्मा को उसने जगाया हो या परेशान किया हो। तो लेखक के द्वारा सर्जित होने के बाद में ये पात्र जहाँ जहाँ स्वयं को जिस जिस चारित्रिक रूप में विकसित करते हैं, वहाँ वहाँ लेखक के अवचेतन में ये सारी वस्तुएं सक्रिय तो होती हैं। लेखक का स्व अर्जित ज्ञान है, उसकी प्रतिभा है, उसका निजी जीवन दर्शन है, और उसकी जिंदगी के प्रति, समाज के प्रति, समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति जो उसकी दृष्टि है, वो सब उसके पात्र में यथावत आए। ये लेखक की कभी मंशा नहीं होती, मेरी भी नहीं थी। मुझे अब जब मैं लिखने बैठी हूँ, आज जब मैं बात कर रही हूँ और मैं छिगन के लिए मैंने कुछ लिखा जो मैं आगे पढ़ूंगी, तो मुझे लगा अरे ये मैंने कब सोच के लिखा था कि छिगन ऐसा बनेगा और ऐसा बनेगा और ये प्रकृति प्रेमी है, ये है वो है, लेकिन वो होता चला गया। तो चाहे लेखक की मंशा हो या ना हो, अगर उसने उन चीज़ों को बहुत गहराई से देखा है, जिया है, अनुभव किया है, तो वो उसके बिना किसी योजनाबद्ध तरीके से भी उसके पात्र में आती चली जाती है। और जहाँ मैंने भोगे हुए यथार्थ के बिना किसी सिर्फ आदर्श की चीज़ को लिखा, वो लेखक को पोज में ले आता है। वो रचना पोज में लिखी हुई हो जाती है, और लेखक की वैसे कभी मंशा ये नहीं होती, और ना वो इसके लिए योजनाबद्ध लेखन करता है। लेकिन पात्र बोध की दृष्टि से विकास ना पाए, ये असंभव सा है। एक अच्छी रचना में पात्र बोध की दृष्टि से विकसित होता ही होता है। इस उपन्यास में भी आप देखेंगे जब पढ़ेंगे, या जिन्होंने पढ़ा होगा, कि नमस्ते रेणु जी, कि दरवाजे पर खड़े रहकर एक बीड़ी के सुट्टे लगा लेने को, 2 रोटी खा लेने को, और बद्रीनाथ के दर्शन करके जीवन सुधार लेने को ही अंतिम चरम लक्ष्य समझने वाला छिगन जब स्थितियों के द्वारा इस तरह से विचलित हो जाता है, अंत में प्रताड़ित होने लगता है, तो धीरे धीरे, और जो दूसरी घटनाएं वो देखता है, तो धीरे धीरे उसका चरित्र अलग रूप से विकास लेने लगता है, अलग रूप से स्वरूप लेने लगता है। और कह सकते हैं इसलिए कि इच्छा और उसका बोध, ये दोनों किसी भी कृति में महत्वपूर्ण घटक हो सकते हैं, लेकिन इच्छा और बोध के साथ में पात्रगत स्वयं का प्रयत्न भी उसके विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। इच्छा और बोध लक्ष्मी शर्मा का ज़्यादा प्रभावी था लेखन में। लक्ष्मी शर्मा ने उसे लिखना आरंभ किया, लेकिन जो अंतिम परिणति उसने ली, उसमें लक्ष्मी शर्मा बहुत कम जिम्मेदार थी। ये भी उतनी ही ईमानदार बात है। लक्ष्मी शर्मा तो नहीं चाहती थी कि ऐसी स्थितियां हो कि वो बेचारा जो अपनी ज़िंदगी का अंतिम साध्य मान के बैठा है दर्शन को, वो दर्शन किए बिना ही वापिस आ जाएगा। लेकिन वो आ जाता है, और वो फिर भी प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है, वो अपनी कठु स्थितियों में प्रसन्न है। तो लेखक कह सकते हैं कि लेखक के रूप में मैंने आरंभ तो किया था कथानक के तय स्थानानुसार, लेकिन थोड़े ही समय बाद में
परिस्थितियां और पात्र हाथ से लगभग निकल गए और स्वयं के प्रयत्नों से छिगन ने कहानी को, उपन्यास को एक अलग ही रूपाकार धारण कर दिया। उसका बोध बहुत संवेदनशील और प्रबल है। वो जीवन की छोटी छोटी चीज़ों को बहुत गहराई से देखता है। इसमें बेटा वो नहीं आ रहा। प्रत्येक चीज उसकी स्मृति में है। वो व्यक्ति ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ों को ऐसी को याद करता है जो उसके वर्तमान के चरित्र में उसके काम आती है, और ना चाहते हुए मतलब ये कि अनायास ही, जो उसके चरित्र की संवेदनशीलता को बताती है, जो उसके व्यक्तित्व के अच्छे पक्ष को बताती है। और ये जो पात्र का मन मर्जी से हाथ से निकल जाना है, ये इसका सबसे बेहतर उदाहरण मैं आपको एक दूसरे उपन्यास का दे रही हूँ जो मुझे बेहद पसंद है। और पात्र के विकास को और पात्र की जिसे कहेंगे मन मर्जी को समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी वो किताब है जो अमृतलाल नागर की है। उसका नाम है अमृत और विष, और उसका एक समानांतर पात्र है लच्छू, जो कहानी में लेखक अरविंद द्वारा व्यक्त रूप से पूरी तरह से नापसंद किया जा रहा है, जो अपने लेकिन नहीं चाहते हैं वो कि वो विकास करे या यहाँ जाए या वहाँ जाए। अरविंद नहीं चाहता है, लेकिन वो लच्छू अपने प्रयत्नों द्वारा उपन्यास में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान पा लेता है। उसके लिए लिखते भी हैं वो कि कैसे आ जाते हैं ये चरित्र, कैसे सोवियत संघ पहुंच गया ये लच्छू। अगर मैं पात्र गढ़ने बैठता तो निश्चय ही लच्छू जैसे हीन चरित्र के बजाय रमेश को ही भेजता, मगर इस बार कथा सूत्र मेरे हाथ में कहाँ है। तो इसी तरह से ये छिगन है, क्योंकि अगर बात करें तो कथा में गति और संघर्ष दोनों का आधार प्रत्येक चरित्र के अंदर है, और जब वो इन दोनों को बाहरी जीवन में चरितार्थ करता है तो विभिन्न परिस्थितियां इस प्रकार से उत्पन्न होती है कि किसी एक पात्र को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। यहाँ पर रचनाकार का उद्देश्य पाप या पुण्य की परिभाषा प्रस्तुत करना उतना नहीं है जितना उस विडंबना को स्पष्ट करना है। तो कह सकते हैं कि युग और समाज में जो घटित होने वाली घटनाएं हैं वो भिन्न भिन्न रूप में मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है। विविध मानवीय गुण घटना विशेष के आधार पर निर्मित और विकसित होते हैं, इस कृति में भी हुए हैं। यही लेखक कृति में पात्रों के आधार पर सिद्ध करता है, क्योंकि देखिए इसमें सिर्फ छिगन नहीं है, इसमें छिगन के अलावा 4 चरित्र हैं जो उसके मालिक के परिवार के हैं। एक किशोर लड़का है, एक युवा लड़की है, एक उसके मालिक हैं और एक उसकी मालिकन है, और चारों 4 तरह के पात्र हैं। और अगर ये पात्र नहीं होते, इन्हें गौण पात्र भी नहीं कह सकते, सहायक पात्र हैं, ये पात्र नहीं होते तो लच्छू उस रूप में नहीं होता जिस रूप में उसका अंत बताया। और उससे भी ज़्यादा 2 पात्र हैं जो हम कह सकते हैं कि गौण पात्र हैं। सही अर्थों में वैसे देखा जाए तो वो गौण पात्र हैं, लेकिन उन दोनों ने लच्छू के अंतिम रूप से छीतर के अंतिम रूप से चरित्र के विकसित होने में, अंतिम जो घटना बनने में जो भूमिका निभाई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो बहुत सारी घटनाएं उन पात्रों के जीवन में भी हुई है, छोटे जो गौण या सहायक पात्र हैं। बहुत सारी घटनाएं उसी समय पे विभिन्न समय पर छिगन को अपनी पूर्व दीप्ति से, पूर्व स्मृति से भी याद आती है, जो कि इस घटना में, इस मुख्य उपन्यास की घटना में सहायक बनती जाती है। जैसे चंद्री भाभी को चरित्र जब याद आता है तो हम देखते हैं कि तत्कालीन समय में स्त्री की कैसी दुर्दशा थी, लेकिन एक स्त्री ने मर के
बाकी गांव की स्त्रियों को किस प्रकार से जीवित कर दिया, जीवंत कर दिया, चैतन्य कर दिया। और वो बार बार रह रह के याद आती है और स्त्री की यथास्थिति को बताती चलती है कि हर बार, हर जगह, हर गांव में, हर पहाड़ पर एक चंद्री भाभी और उसकी भूतनी जरूर पाई जाती है, क्योंकि स्त्री की कीमत, पुरुष की कमजोरी की कीमत स्त्री की जान पर ही जाती है, जो उपन्यास में मैंने लिखा भी है। तो एक ही परिस्थिति में प्रत्येक मनुष्य की जो प्रतिक्रियात्मक संभावनाएं होती है वो भिन्न होती है, और यही समाजशास्त्रीय नियम पात्र पर भी लागू होता है। तो इस दृष्टि से चरित्र या चरित्र संरचना में सदैव नई संभावनाएं आविर्भूत होती रहती है। इस उपन्यास में भी न केवल छिगन में हुई है, बल्कि उस नवीन संभावनाओं का बीज हम वो जो दो गौण चरित्र है उनमें भी देखते हैं कि वो तो बिल्कुल ही तय सुधा, जिन्हें जैनेन्द्र कुमार जी ने कहा है ना कि के टाइप के होते हैं ये पात्र, हैं जो बिल्कुल खांचे में फिट बन जाते हैं, उनका एक वर्ग है या एक आयत है उसमें बन जाते हैं। लेकिन वो भी जिस तरह से अपने तयशुदा रूप को छोड़कर निकलते हैं, तो वो भी एक संभावनाएं हैं कि एक व्यक्ति का दुख, एक सामान्य से व्यक्ति का दुख दो दूसरे लोगों को किस प्रकार से दुखी करता है, कि जिनका मुख्य काम था कि वो मुंह बंद करके रहें और अपनी रोटी रोजी कमाते रहें, वो मुंह बंद करे हुए भी किस तरह से कहानी में चमत्कारिक परिवर्तन कर देते हैं। और इसीलिए सुप्रसिद्ध पाश्चात्य साहित्य चिंतक विलियम आर्कर के मैं एक कोटेशन को उद्धृत करूंगी, जिन्होंने लिखा है कि चरित्र एक प्रकार से बौद्धिक, भावुक और हताश आदतों का सम्मिश्रण होता है। बौद्धिक और भावुक तो हम जानते हैं, लेकिन हताश आदतें भी एक पात्र को चरित्र बनाने में बहुत महत्वपूर्ण होती है, विशेष करके लच्छू जैसे पात्र को, जो अंत तक पूरी तरह कमज़ोर दिखता रहता है, अपनी हताशा में डूबा रहता है, अपनी छोटी छोटी उसमें डूबा रहता है, लेकिन ये आदतें, इस हताशा से पात्र चरित्र के रूप में विकसित होता है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि हर पात्र में ये मिश्रण या अनुपात एक बराबर हो, वो अलग अलग होगा, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में प्रत्यक्ष, किसी में परोक्ष। यहाँ पर छिगन में भी है, उसके साहब में भी है, उन गौण पात्रों में भी है, चंद्री भाभी जो कि नहीं होकर भी है उसमें भी है। तो और एक और पात्र इसमें जो कि बहुत छोटा सा है, ठाकुर सा नाम से एक दरबार है, उसमें भी है। तो कह सकते हैं कि घटना, जिसे हम संघर्ष या द्वंद्व भी कहते हैं, पात्र विकास के लिए अनिवार्य तत्व होता है। और ये संघर्ष ही पात्र का समाज के साथ हो सकता है, पात्र का पात्र के साथ हो सकता है, पात्र का प्रकृति के साथ हो सकता है, और पात्र का स्वयं के साथ भी हो सकता है, जो कि इस उपन्यास में हम स्वयं के साथ हम देखते हैं चंद्री भाभी के रूप में। इस उपन्यास में हम पात्र का प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं बल्कि सहयोगी देखते हैं। इसके अलावा एक जब लेखक रचना करता है तो वो अपने चरित्र को 3 चीज़ों से संचालित करता है, भय, अहम और काम। तो इसके मुख्य चरित्र में मैंने जब इसे गढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा कि उसने इन तीनों को अपनी एकमात्र कामना में विसर्जित कर दिया है। उसकी दृष्टि में, उसके मन में उसका अस्मि चेतना भी कोई नहीं है, और अगर कोई उसका चैतन्य है तो वो एक लक्ष्य है, और वो है बद्रीनाथ के दर्शन करना। तो मोटे तौर पे जैसा कि मैंने कहा, वो एक अल्प शिक्षित, नितांत सीधा साधा, बड़ी बातों से अनभिज्ञ सामान्य ग्रामीण पुरुष है। विरोध, संघर्ष, समाज सुधार, स्त्री सम्मान या नारी सशक्तिकरण जैसे शब्द उसके लिए अल्प परिचित या सिर्फ किताबों में पढ़ी हुई बातें हैं, लेकिन परोक्ष रूप से ये सारी चीज़ें उसके ग्रामीण भले मस्तिष्क में संस्कार के रूप में बैठी है कि वो इन सब चीज़ों का सम्मान करता है, वो प्रकृति का सम्मान करता है, वो स्त्रियों का सम्मान करता है, वो जीवन मूल्यों का सम्मान करता है, और अंत में
विद्रोह भी कर देता है। और ये उसका विद्रोह निजी है, लेकिन अंत में मोटे रूप में उसका विद्रोह हम देखते तो निजी रूप में ही आता है कि उसे जब पता चल जाता है कि मुझे बद्रीनाथ या किसी भी यात्रा के दर्शन करने को नहीं मिलेंगे, मैं केवल कुत्ते को संभालने के लिए, गूगल नाम का उनका पालतू कुत्ता है जो धनाढ्य परिवार के बच्चों की जिद पर साथ में आया है, उसको संभालने के लिए आया हूँ, तो वो अंत में विद्रोह भी कर देता है। उसका विद्रोह निजी है, लेकिन उसमें भी वो मानवीय पक्ष को नहीं छोड़ रहा है। वो चाहता तो बस पकड़ता और सीधे अपने गांव पहुंच सकता था। उस हालत में उसे नौकरी से निकाले जाने के अलावा और कोई खर्चा नहीं होता, और कोई परेशानी नहीं होती। मैं जा रहा हूँ सर, मैं नहीं रह सकता, मैं आके से आपकी नौकरी भी नहीं करूँगा, बात खत्म हो जाती। लेकिन उसके मन में, उसका मन इतना संवेदनशील हो गया है, वो इतना भला व्यक्ति है अपने भीतर से कि जिस कुत्ते से वो आरंभ में चिढ़ता था, धीरे धीरे उसके प्रति, उस पालतू कुत्ते गूगल के प्रति इतना स्नेह हो गया है कि उसे लगता है मैं नहीं रहूँगा तो मेरे पीछे से, मेरे बिना जो इसकी बेकदरी होगी, वो उसकी भी उसे चिंता है। और शान चट्टी में बैठी हुई एक बहुत ही परेशान गरीब घर की किशोरी के शोषण की भी चिंता उसे है। और इसीलिए वो आखिरी कदम जो उठाता है, वो इन दोनों की मुक्ति का भी उठाता है। उसे मालूम है, वो जानता है कि इसके बाद में आज नहीं तो कल उस पर बहुत अत्याचार होने वाला है, वो जेल भी जा सकता है और वो हो सकता है मारा भी जा सकता है, क्योंकि कुत्ता लेके भाग गया है। वो तो चोरी का भी उस पर इल्ज़ाम आ सकता है, और वो लिख के गया है कि हम जा रहे हैं, और उसके साहब ही जो वो समर्थ हैं, तो ये सब चीज़ें उसके साथ हो सकती हैं। लेकिन अंत में वो यही करता है, क्या करता है ये आप लोग उपन्यास पढ़ें, और उपन्यास पढ़कर ही जानेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। शिवना प्रकाशन के द्वारा ये उपन्यास प्रकाशित हुआ है। अब मैं इस उपन्यास में से अपनी पसंद के 2 अंश पढ़ूंगी आपके लिए। छोटे छोटे 2 अंश है क्योंकि समय भी होने वाला है। इसमें जो पहला अंश है वो हरसूद का है। जब हरसूद में बांध बना और एक जीता जागता पूरा का पूरा शहर डूब गया। चूँकि मैं भी मध्य प्रदेश की हूँ, इंदौर की हूँ, और कहीं की भी हूँ मैं, पर्यावरण के लिए या मनुष्यों के लिए कोई भी बुरी चीज़ होती है तो हम सभी को वो उद्वेलित करती है, हम सभी को चिंतित करती है। लेकिन वहाँ के बहुत सारे लोगों की ज़ुबानी मैंने सुना था, क्योंकि कई मेरे परिचित थे, और इस चीज़ को जब मैंने इतना अनुभव किया तो छिगन, जिसकी बहन हरसूद में थी, उसने भी बहुत अनुभव किया। और जब वो जा रहा है और टिहरी पर बने हुए बांध को देख रहा है तो बांध उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसे मालूम है बांध मनुष्यों के जीवन की खुशियों की, बहुत सारे मनुष्यों की जीवन की खुशियों पर बंधते हैं और उनके आशाओं को और बहुत लंबे समय तक उनके भविष्य को डुबो देते हैं। तो उसमें जो मैंने उसकी मनोस्थिति लिखी है, जो जो उसे याद आता है, वो मैं पढ़ूंगी आपके सामने। बाहर उनके साथ चल रही भगीरथी के किनारे ऐसे लग रहे हैं जैसे वहाँ सीमेंट बिखरी हो। कुछ ऐसी ही मिट्टी उसने लक्ष्मण झीला के तट पर भी देखी थी। छिगन का मन किया साहब से पूछे, पर चुप रहा। दीद देखो डेम, पुरु ने कहा। छिगन ने ध्यान से देखा। नीचे भागीरथी की उफनती काया को अपने कांक्रीटी घेरे में बरजोरी से कसता बांध उसे जरा भी अच्छा नहीं लगा। ये बांध अपने साथ क्या क्या ले डूबते हैं वो जानता है। सीता का कैसा तो सुखी घर और खेती बाड़ी थी हरसूद में, ऐसे ही एक बांध ने एक रात में सारा शहर निगल लिया था। कल के ठिकानेदार आज दरबदर हो गए थे। कुछ औने पौने दामों पर कबाड़ियों को बेचा, और जो बांध सके उस साथ बांधकर निकले लोगों के उस डूब में तैरते आंसू आज भी इसकी गवाही दें शायद।
लेकिन 4 पीढ़ियों से बसी भरी पूरी गृहस्थी से कोई कितना ला सकता है? घर के आंगन में गड़ी बच्चों की ओल नाल कैसे निकले? घर के दरवाजे पर लगे हल्दी वाले हाथ की छाप किस बंदूक संदूक में समाए? ब्याह के बर्तन समेट भी ले तो सुहाग का पलंग कैसे उठाए? आंगन में बंधी गाय को किस रेल में बैठाए? शीतला माता की पिंडी और तेजाजी का त्रिशूल किस झोले में बांधे? सालिग्राम की बटियां उठा भी ले तो बरसों में आंगन में पूज रही तुलसी जी को कैसे लाए? रसोई का सिलबट्टा, नहान घर का गंगाल, बच्चों के खिलौने, जच्चा का खटला, बुजुर्गों की लकड़ी, चिड़िया के चुग्गे के बर्तन, मूक आंखों में भरे आंसुओं से पीछे छूटने की फरियाद करता झबरू कुत्ता, क्या क्या लाए कोई? बहन को लेने गए छिगन ने देखा था वो दिन, जो आज भी पानी बन के उसकी आंखों के बांध में तैरता है, और उस पानी में जाने क्या क्या तैरते हैं। एक महोगनी का पलंग जिस पर कोई भाग्यवान लेटा होगा, एक दरवाजे का पल्ला जिसके पीछे खड़ी होकर किसी सुहागन ने किसी कंत की बाट निहारी होगी, एक पालना जिसमें किसी की कोख का फूल सोया होगा, कुछ चूल्हे जिनकी आग अब कभी नहीं जलेगी, एक बेसहारा संदूक जिसमें कभी कोई नहीं ब्याहता, फेरों के बेस की खूंट में कुछ आस और कुछ सपने भी बांध लाई थी, और पानी में तैरते कुछ जिद्दी लोग जो लाश बनकर भी अपनी मिट्टी छोड़ने को राजी नहीं हुए थे। जीता जागता एक शहर जो उजड़कर भी जिंदा था, देखते देखते डूब के मर गया। सीता जैसी कितनी सीताओं का राजपाट उजड़ गया, और कल के जमींदार किसान आज उसी की तरह किसी के दरवाजे पर चौकीदारी करते हुए पेट पाल रहे हैं। छिगन का मन टिहरी की गंगा से बहकर धामनोद की नर्मदा में जा मिला, और बहुत देर तक हरसूद की नर्मदा में जा मिला और बहुत देर तक डूबा उस गुडलिया को खोजता रहा जो वो सीता के पहलोटी के बच्चे के समय ले गया था। लेकिन डूबा हुआ वक्त कब उबर सका है? थककर छिगन ही टिहरी के पानी में लौट आया। इसके अलावा मैं आपको एक छोटा सा अंश अंत के तुरंत पहले वाले चैप्टर से सुना रही हूँ। अंत का मैं नहीं सुनाऊंगी। बद्रीनाथ मंदिर के सामने खड़े छिगन की आंखें खुशी से नाचते मोर से थिरक रही हैं। आज उसकी जन्म जन्मांतर की साथ पूरी हुई। उसने देव दर्शन नहीं किए, पर देव ने उसे दर्शन दिए। चटख रंगों से सजे मंदिर के द्वार पर बर्फ की पगड़ी पहने खड़े पहाड़ों में, अकल्पनीय वेग से बहती अलकनंदा में, हर जगह उसके बद्री विशाल मुस्कुरा रहे हैं, और वह दिव्य स्वरूप छिगन के माथे की आंखों से होता हुआ उसके हिये की आंखों में समा गया। अब तक देव अभिषेक का पवित्र चरणामृत उसके आंखों के कटोरों में ऊपर तक भरा है, स्थिर बिना छल के। बस 2 मिनट चुप रहना बेटा, चुप खड़े रहना। भाव विभोर छिगन ने साष्टांग दंडवत की मुद्रा में धरती पर लेटते हुए कहा, और गूगल ने उसका कहना माना। कौन जानता है कि बद्री विशाल की गोद में शिशुवत लेटे प्रार्थना बुदबुदाते छिगन के शायद 2 मिनट गुजरे, या वो 2 युगों से गुजर आया। उठकर गूगल का पट्टा थामे बाहर निकलते छिगन की मुद्रा नर नारायण पर्वतों की तरह दृढ़ और सिद्धकाम योगियों से आत्मसंपन्न है। कौन कौन कहाँ कहाँ उसे खोज रहा है, से पूरी तरह मुक्त छिगन का अभय इस क्षण में मृत्युंजय शिव समान है। अभय, अचिंत्य, ऊर्ध्वगामी। कुत्ता, हम यहाँ दर्शन करने वालों की लाइन देखें या कुत्ता बिल्ली देखें? नहीं, लाइन के बाहर कौन आता जाता है वे हम नहीं देखते। भीड़ की भगदड़ से जूझती चिड़चिड़ाई युवा कांस्टेबल डंडा नहीं मार सकती थी,
उसने पत्थर जैसा जवाब फेंका। उपन्यास में डैश 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 है, अर्थात कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है। प्रत्येक संवाद के पहले वही है। हेलो। हम्म। ठीक है जी। हाँ, सुबह भूरे कुत्ते के साथ ऐसा ही एक आदमी यहाँ दिखा तो था। क्या बात करते हैं सर? कुत्ते के साथ कौन दर्शन करने देता उसे? हाथ और गले में तुलसी, रुद्राक्ष, वैजयंती और कमलगट्टों की मालाएं टांगे बत्ती सी निकालता लड़का इतना ही बता पाया। हाँ, ये आदमी आया था, यहाँ इधर खड़ा था, फिर बाहर चला गया। कैमरा लटकाए फोटोग्राफर ने भी माला बेचने वाले की बात का समर्थन किया। कुत्ते के साथ भटक रहा था ये आदमी, उस होटल पर भी गया है। बहुत सारे नहीं के बाद आखिर फुटपाथ किनारे भुट्टे सेकते बूढ़े ने सड़क पार के कालिख पुते ढाबे की ओर अंगली उठा दी, जहाँ एक भट्टी अपनी पूरी क्षमता से दाल के भगोने में धुआं उगल रही थी। हाँ, भूरे कुत्ते के साथ काले कोट वाला एक आदमी मेरे यहाँ से खाना बंधवा के ले गया है। नहीं नहीं, कौन कहाँ से आता है ये हम नहीं जानते। भूखे ग्राहकों की भीड़ के दबाव में भगोने के धुएं में सिर डाले ढाबा मालिक को इससे ज़्यादा बताने की फुर्सत नहीं थी। हाँ, इसके जैसा एक भाई गया तो है इधर से। हाँ, कुत्ता भी था। पूछ रहा था कि यहाँ देखने को और क्या क्या है। टूटी दीवार पर बैठे चरस पीसते लड़कों ने सामने की ओर इशारा किया है। गांव की तरफ गया था। हाँ, ऐसे हुलिये वाला एक आदमी मेरी सवारियों के साथ ही गांव की तरफ गया है। हाँ, कुत्ता भी है उसके साथ। नहीं, और तो कोई साथ नहीं था। हो गए होंगे कोई 3 घंटे। गांव के मुहाने पर खड़ी टैक्सी में पसरा ड्राइवर फोटो देखकर तो नहीं, लेकिन कुत्ते के साथ होने की बात से पहचान गया था। हाँ, एक बंदा मुझे पार करके भीतर गया है। गांव के प्रवेश द्वार पर कमान की तरह तनी स्वागत पट्टिका, जिस पर सीमांत गांव माणा लिखा है, भी बात का समर्थन करती सी खड़ी है। मेरे साथ चलो, मैं बताती हूँ। गांव से नीचे बहती अलकनंदा नदी भी हामी भरती हुई राह दिखाने को तैयार है। साहब ने एक बार सोचा और गांव में जाने का मन बना लिया। तुम लोग दिनेश के साथ बैठो, मैं और कमल पकड़कर लाते हैं। आखिर गांव से कहाँ जाएगा हरामखोर? एक बार मिल तो जाए, इसी नदी में फेंक दूंगा। मेम साहब और बच्चे राजी नहीं हैं, लेकिन अपमान की आग में धधकता शिकारी हाथ आए शिकार को लिए बिना कैसे लौटता। वो अंधाधुंध गालियों के तार तीर छोड़ता हुआ कमल के साथ अलकनंदा की धार और तिब्बत की सीमा के साथ चलते गांव माणा में धंस गया। हाँ, देखा है। हाँ, कुत्ता भी था, ऊपर की तरफ गया है। खाटी तिब्बती नैन नक्श पर साड़ी का पल्लू धरे, बिंदी सिंदूर लगाए बुनाई करती उस स्त्री के हाथ और जीभ दोनों खूब तेज चल रहे थे। गांव की सड़क के किनारे सजी दुकानों पर ऊनी कपड़े, बाल छड़ी, पखान जड़ी और पीपी जैसी स्थानीय जड़ी बूटियां बेचते दुकानदारों का बुलावा अनसुना करते साहब की रुचि केवल कुत्ते वाले आदमी के बारे में जानने की है। बहुत से नहीं के बाद आया इकलौता हाँ भी उनके हाँ हौसले को बढ़ाने को काफ़ी है। आगे क्या है? आखिर हाँफ कर चाय पीने बैठ गए साहब ने इस बार नया सवाल किया। गणेश गुफा है, व्यास गुफा है और सरस्वती नदी का उद्गम है। आगे भीम पुल है, भीम पुल के आगे वसुधारा, फिर वसुधारा से आगे जाएंगे तो स्वर्गारोहिणी है, लेकिन भीम पुल से आगे कम ही लोग जा पाते हैं। यात्रियों के प्रश्नों का अभ्यस्त दुकानदार पूछे गए और बिना पूछे जाने वाले सभी सवालों का जवाब एक ही साथ दे रहा है। भीम पुल ज़्यादा दूर नहीं, बस जरा ही आगे है। सुनते ही सांप के होठों तक आ गया चाय का अधभरा कप वापस लौट गया और पैर नई फुर्ती से आगे चल पड़े। भीम पुल से आगे कम ही लोग जा पाते हैं। सुनने के बाद मंतर फूके पुतले की तरह लगातार आगे बढ़ते साहब अब किसी से कुछ नहीं पूछ रहे। उनकी धोखनी सी बजती सांसें साथ चलते लड़के को डरा रही है।
कहीं मोटा हार्ट अटैक न खा बैठे। लेकिन बांस सी निगाहों से आते जाते यात्रियों में छिगन को खोजते साहब इस समय लक्ष्य साधक अर्जुन बने हैं। अर्जुन जिसे इस समय स्थान, समय, देह संबंध सबसे परे केवल एक लक्ष्य दिख रहा है। लक्ष्य जिसकी सिद्धि उसके लिए इस तीर्थ यात्रा का पुण्य फल ही नहीं, इस घड़ी में उसके जीवन की सार्थकता भी है। तो इसके साथ ही मैं अपनी बात भी ख़त्म करती हूँ। यहाँ पर आप लोगों में किसके क्या कमेंट आए हैं, कुछ तकनीकी कमी के कारण, कसर के कारण मैं नहीं देख पा रही हूँ। आप सबको नमस्ते, धन्यवाद, आपने मुझे सुना।